साथियों नमस्कार। साथियों 4 जून को चुनाव के नतीजे आए थे। चुनाव के नतीजों से पहले एक खबर फैलाई जा रही थी या एक प्रोग्राम बनाया जा रहा था अलग अलग पार्टीज द्वारा कि 4 जून के बाद हम लोग एक धरना प्रदर्शन करेंगे बड़े स्तर पर, और ये धरना ईवीएम को लेकर के होगा कि ईवीएम हैक हो जाती है, इलेक्शन कमीशन को सरकार के दबाव में काम करना पड़ रहा है या सरकार ने इलेक्शन कमीशन को अपना एक तरीके से गुलाम बना लिया है और सरकार अलग अलग तरीकों से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। ये एक प्रोग्राम बना हुआ था, आपको भी पता होगा, और इस तरह से पूरी दुनिया में एक छवि बनाने की कोशिश करने का प्लान था कि भारत में चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हुए हैं। जैसे पाकिस्तान में आपको पता है वहाँ तो पूरी तरह से आर्मी का कंट्रोल है, तो वहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सेम यहाँ का भी इमेज बनाने की कोशिश करी गई थी जिससे कि दुनिया ये न मान सके कि यहाँ पर मोदी जी अपने मेरिट से जीते हैं। लेकिन 4 जून को कुछ ऐसा हुआ कि 400 पार तो नहीं हुए और बीजेपी पूर्ण बहुमत में भी नहीं आई। इस बात से सबसे ज्यादा खुश थी तो कांग्रेस थी। कांग्रेस की सीटें पहले से बढ़ गई। ये बात सही है कि तीसरी बार भी कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाई, 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। लेकिन 4 तारीख के दिन एक तस्वीर वायरल करी जा रही थी जो इस तरह की थी। ये लोग विक्ट्री का साइन बनाए हुए हैं। इनसे पूछा जाए किस बात पर बना रहे हैं जी? ना तो आपकी सरकार बनने जा रही, ना आप बहुमत में हैं, ऐसा आपने क्या कर लिया कि विक्ट्री साइन बना रहे हैं? हाँ, इस बात की विक्ट्री कर सकते हैं कि मोदी को 400 पार जाने से रोक लिया आपके झूठ के बदौलत, क्योंकि जो झूठ इन्होंने फैलाया है उसके बारे में मैं कई वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन आप एक बात बताइए, उस दिन इन्होंने ईवीएम को लेकर के कोई बवाल क्यों नहीं किया? अगर ईवीएम पर इतना ही इनको शक था, ये ईवीएम इतनी ही ज्यादा कल्प्रिट है, तो क्यों इन्होंने अपना जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया और क्यों अपनी जीत को दुनिया में सेलिब्रेट करने लगे? लंबे समय से अपनी जीत को सेलिब्रेट करते आए। जब इनको लगा कि यार अपनी सरकार तो बनने से रही, मोदी तो आ गया सरकार में, मोदी ने अपने पूरी तरह से वही मिनिस्टर दोबारा बना लिए, अब तो स्पीकर भी बीजेपी का ही चुनने जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये नीतीश और नायडू तो किसी की सुन ही नहीं रहे, तो मोदी के पीछे पीछे लगे डोल रहे हैं। हम तो दूर दूर तक सत्ता में आने से रहे और अब जो झूठ हमारा चल गया, अगली बार तो वो भी नहीं चलेगा। तब इनको हैरानी हुई कि अब क्या करें। अब क्या होता है इस टाइप के नेताओं को, जिनके पास कोई आधार नहीं होता अपनी बात को रखने का, ये अपने चमचों को कुछ वजह देना चाहते हैं। भाई इनके चमचे भी तो बहसबाजी करते होंगे ना बीजेपी वालों से, तो उनको कुछ वजह देनी होती है। चमचे कैसे डिफेंड करें? तो डिफेंड करने के लिए कुछ तो बोलें। तो यही कह देते हैं कि ईवीएम खराब थी, तुम्हारे मोदी ने ईवीएम हैक कर ली है, वरना तो हमारे राहुल गांधी जीती जाते। इस तरह से बात हो, इसलिए ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है। तो जब इनको लगा कि अब जनता समझ गई है कि इनकी सरकार बननी नहीं है, ये पिछड़ गए हैं, मामला बिल्कुल हाथ से निकल गया है, तब इन्होंने दोबारा से ईवीएम का राग स्टार्ट किया। और ये हुआ कैसे, मामला क्या है वो देखते हैं। महाराष्ट्र के नॉर्थ वेस्ट की एक सीट थी जिस पर शिवसेना का कैंडिडेट 48 वोटों से जीता। इस बात पर अफवाह ये उड़ाई गई कि लास्ट मोमेंट पर जो ईवीएम है उसे मोबाइल के जरिए अनलॉक किया गया, मोबाइल से एक ओटीपी भेजा गया, उससे अनलॉक हुई और बाद में हेराफेरी करी गई जो भी था। ये खबर एक अखबार ने छापी जो महाराष्ट्र का ही अखबार है, अखबार का नाम है मिड डे। और अखबार ने जब ये खबर छापी, तुरंत जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सब एकदम से तैयार हो गए, हाँ ईवीएम में गड़बड़ है, हाँ ईवीएम में गड़बड़ है। सुप्रिया जो इनकी प्रवक्ता हैं वो भी ट्वीट कर रही हैं, ईवीएम में गड़बड़ है, देखिए मोबाइल से कैसे। अरे बताइए यार, पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हारे ही टाइम पर ईवीएम आई थी, और ईवीएम तब आई थी जब ना ब्लूटूथ था, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था। तब से ईवीएम ऐसी है कि उसमें आप किसी तरह से कोई कनेक्टिविटी कर ही नहीं सकते, और उसको आप इस तरह से पेश कर रहे हो कि पता नहीं कितना बड़ा बवाल कर, मतलब पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात कर रहा है? बताइए। ये सिर्फ अपने जो चमचे हैं उनको वजह देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जाओ समाज में ये बोलना। वरना ये भी जानते हैं जब ईवीएम एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है तो हर बार ले जाने से पहले, जैसे मान लो मेन यूनिट से दिल्ली में लाई गई, दिल्ली से फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में भेजी गई, तो हर बार सभी नेताओं को, जो भी नेता वहां से लड़ रहे हैं, उनको बुलाया जाता है और सिक्योरिटी के अंतर्गत उनको दिखाया जाता है कि देखो भाई सब कुछ ठीक है, हाँ ठीक है, आप पूरी तरह से सहमत हो, हाँ ठीक है, हम इसमें रख दें लॉक रूम में, हाँ ठीक है, अब इसमें साइन कर दो, सब लोग साइन कर देते हैं। साइन करने के बाद वो जो है सिक्योरिटी रूम में रखा जाता है ईवीएम, और वहां से निकाला जाता है, फिर साइन करवाए जाते हैं। जहां पहुंचता है वहां साइन करवाए जाते हैं। जब ईवीएम खोल करके वोटिंग करवाई जाती है उससे पहले एक बार ट्रायल वोटिंग भी करवाई जाती है, जिसमें इन्हीं सब कैंडिडेट्स के जरिए वोटिंग करवाई जाती है कि भाई आप सब लोग 5-5 वोट डाल के देख लो सब ठीक तो है। जब सब संतुष्ट हो जाते हैं, साइन कर देते हैं, तब ईवीएम अपना काम करना स्टार्ट करती है। तो अगर आप लोग ईवीएम को लेकर के इतने ही असंतुष्ट हो तो वहां साइन क्यों करते रहते हो?
वहीं पर बॉयकॉट कर देते, लेकिन तुमको तो सिर्फ अफवाह उड़ानी है। खैर, तो इन लोगों ने जो माहौल बनाया, उस माहौल के बाद मामला बहुत उठ गया। इस अखबार को रियलाइज हुआ कि इसने जो खबर छाप दी है गलत छाप दी है। अगले दिन अखबार ने अपने ही एक अखबार के कॉलम में लिख करके बोला कि हमने जो खबर छापी थी गलत थी, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। अखबार ने माफी मांगी है, और अखबार ने जो जितना भी वेबसाइट पर अवेलेबल था इसका मटेरियल, उसको भी डिलीट कर दिया जो ईवीएम से रिलेटेड अवेलेबल था। लेकिन ठीक है, अखबार ने माफी मांग ली। क्या शहजादे माफी मांगेंगे? जो इतना झूठ बोले जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, शहजादे और उनके चमचे माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। डैमेज कर दिया उन्होंने पूरा। साथ में हुआ ये कि जो एलन मस्क हैं, इनका मुद्दा भी सामने आ गया। एलन मस्क ने एक बात कह दी कुछ दिनों पहले कि इस दुनिया में कोई भी चीज को हैक किया जा सकता है। बात सही है। हैक करने का दो मतलब है। पहला तो ये कि अपनी ईवीएम की बात कर रहे थे, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स में ईवीएम यूज होती हैं उसमें इंटरनेट का कनेक्शन होता है, तो उसको हैक किया जा सकता है, नो डाउट। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और दूसरा हैकिंग का मतलब ये भी है कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ईवीएम को भी किया जा सकता है, लेकिन जब हर बार सिक्योरिटी में लेकर के जाया जा रहा है, हर चीज उसकी ऐसी है कि मतलब ईवीएम को तो हैक करने के लिए समझ लो 0.00001%। जब मोदी जी इस देश के सभी लोगों को फिक्स कर दें, सभी नेताओं को फिक्स कर दें, सबको खरीद लें कि भैया अब तो तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना है, तभी जाकर के सब लोग मान के चलेंगे और वही चीजें होती जाएंगी। वो तो इम्पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी तो 0.001% किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो भाई अब ऐसे तो मान लो जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं वो भी मोदी ने खरीद रखे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं चाहे आम आदमी पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों चाहे किसी के, वो भी मोदी ने खरीद रखे हैं। अब जो ले जाई जा रही है मशीनें वो भी सब लोग मोदी के आदमी ही लेकर के जा रहे हैं। बाद में जो IAS है वो भी सब मोदी के हैं। वोटिंग डालने के लिए ट्रायल नेताओं को जो बुलाया गया था वो भी सब मोदी के हैं। और जितनी भी लाखों मशीनें यूज हो रही हैं, ये काम सब में हो रहा हो तब कह सकते हैं फिक्स है। तो ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। तो इन्होंने अपने देश की बात करी थी, उस बात को भी लेकर के जो शहजादे हैं उन्होंने बात को फिर उठा दिया और पूरा पोजीशन एक के पीछे एक खड़ा हो गया है कि हमें तो बैलेट बॉक्स चाहिए, बैलेट बॉक्स चाहिए। वही पीपा जिसमें वो पर्ची पे नाम लिख के डाल देते थे, मतलब जिससे बूथ कैप्चरिंग करी जा सके। ये चाहते हैं कि वो काम हो जाए जो आज के 50 साल पहले 100 साल पहले होता था। उसमें तो पूरा का पूरा बूथ कैप्चर कर सकते हैं ये लोग, ईवीएम में तो नहीं कर पाते हैं बेचारे। ईवीएम में जब इतनी सिक्योरिटी है फिर भी कई जगह ये देखने को मिलता है कि मतदाता को मत नहीं डालने दिया जाता, इतना डराया धमकाया जाता है। बंगाल का किस्सा आपको पता होगा, वहां के वोटर डरे रहते हैं कि हमने अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो अगले दिन हमारे साथ हिंसा हो जाए। तो जब ईवीएम इतनी पारदर्शी है तब वोटर डरा रहता है, तो कल को बैलेट बॉक्स आएगा तो उसको तो पूरा पूरा बूथ कैप्चर कर सकते हो आप, पूरे के पूरे मतों को बिल्कुल चेंज कर दो, उसमें तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये लोग ये चाहते हैं। और ये कांग्रेस की जो गुंडाई है वो तो सबको पता ही है। कोई यूट्यूबर कुछ बोल दे उस पर FIR कर दो। आम आदमी पार्टी का आपको पता है, कोई कुछ बोल दे उसको उठा के जेल में डाल दो। अभी यूट्यूबर हैं अजीत भारती, उन पर केस FIR कर दिया गया है, जबकि भारती ने जो बात कही है वो वही बात कही है जो कांग्रेस के पूर्व सदस्य प्रमोद कृष्णन जी ने कही थी। और यहाँ शहजादे डेली एक झूठ बोले जा रहे हैं, उस पर तो भैया कोई माफी मांगने को तैयार नहीं है। अगर FIR करने बैठ जाए तो सोचो शहजादे पर कितनी FIR हो जाएंगी। अच्छा, हमको बार बार शहजादा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि अब हम वो नाम नहीं यूज कर सकते। हम नाम यूज करेंगे हमारे चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी, ये हो सकता है हमारा चैनल डिलीट कर दिया जाए, ये हो सकता है डिमोनेटाइज कर दिया जाए, जैसे कि हमारा वर्ल्ड अफेयर इनसाइट्स को डिमोनेटाइज कर दिया गया है। और हर उस चैनल की रीच को कम किया जाता है जो चैनल राष्ट्रवादी बात करता हो या शहजादे को डिफेम करता हो, क्योंकि शहजादे जिस नेक्सस के साथ जुड़े हुए हैं वो इंटरनेशनल नेक्सस ही सोशल मीडिया वगैरह इन सबको चलाता है। तो वो इनको फंड कर रहा है, दोनों मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि मोदी ना रहे, यहाँ पर राष्ट्रवादी विचारधारा न पनपे, क्योंकि वो लोग अपनी जो गुलामी वाली मानसिकता हम पे थोपना चाहते थे वो थोपना चाह रहे हैं। और उन्हें डर है कि मोदी इस देश को इतना आत्मविश्वास से ना भर दे कि कल को ये देश हमसे कंट्रोल ही ना हो। मतलब विदेशी ताकतें भारत को कंट्रोल करना चाहती हैं, जिसमें उन्होंने मोहरा बनाया हुआ 3-4 लोगों को, जिनमें केजरीवाल एक था। केजरीवाल जेल में चला गया है फिलहाल, तब तक उन्होंने शहजादे को पकड़ा हुआ है। और शहजादे का नाम अगर हम यूज़ कर दें ज़्यादा तो हमारे चैनल को AI जो है पकड़ लेता है और उसको फिर रिकमेंड नहीं करता। हमारे इंस्टाग्राम में भी यही किया गया है, एक लिमिट तक हमारे फॉलोअर बढ़े उसको वहीं के वहीं रोक दिया गया है, क्योंकि हमने 3-4 वीडियो शहजादे को लेकर के डाल दी थी। इसलिए भैया हमें डर के रहना पड़ता है, हम कमज़ोर आदमी, हमारा अकाउंट डिलीट हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, शक्तिशाली आदमी तो नहीं है हम, तो ऐसे ही बात चला रहे हैं। खैर, अब ये सब बातें हैं, फैसला आपको करना है कि कौन सोच समझ के बात कर रहा है और कौन लॉस्ट माइंड है। नमस्कार।